तो दोस्तों कौन से ऐसे जरूरी काम है जो आपको 31 मार्च 2024 से पहले कर लेने हैं। और इसमें कुछ काम तो ऐसे हैं जिनकी लास्ट डेट 15 मार्च है। अगर आप ये काम टाइमली नहीं करते हो तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा पेनल्टी और आपको नुकसान भी हो सकता है। रिसेंटली अभी कुछ इनकम टैक्स की तरफ से सर्कुलर भी आए हैं जिसके बारे में बात करने वाले वीडियो के अंदर। लेटेस्ट सर्कुलर है, लेटेस्ट कुछ ट्वीट करे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो हम सबके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाल बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना करें। और आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पे आपको मिलती रहेंगी अपडेट फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो गाइस बात करते हैं मुद्दे की, कौन से ऐसे काम है जो आपको 31 मार्च 24 से पहले कर लेने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करता हूं मैं एडवांस टैक्स की पेमेंट की। देखिए, अगर आपकी एडवांस टैक्स यानी कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी साल की 10,000 से ज्यादा होती है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। और दोस्तों ये 4 इंस्टॉलमेंट में जाता है। पहली इंस्टॉलमेंट आपकी होती है 15 जून, उसके बाद आपकी होती है 15 सितंबर, उसके बाद आपकी 15 दिसंबर और आपकी जो चौथी इंस्टॉलमेंट यानी कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है जिसमें आपको 100% अपना जो टैक्स है उसको पे कर देना होता है गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स को 15 मार्च से पहले पहले। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन होगा सर ये पता कैसे लगेगा कि मुझे मेरे ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है। देखिए, अगर आपके पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है 10,000 के बराबर उससे ज्यादा है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स जमा करना होता है सरकार को। और 15 मार्च से पहले, जैसे मैंने बताया 15 मार्च से पहले आप इस चीज को कर लो। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर अगर हम नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए, जब आपके साल का टैक्स कैलकुलेट हो गया, लेट्स सपोज आपका टैक्स बन गया 15,000 रुपए, ठीक है, तो वो 15,000 में आपने कोई एडवांस टैक्स तो पे नहीं करा गवर्नमेंट को। तो जब आप जुलाई के अंदर आईटीआर फाइल करोगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की हमारी ड्यू डेट क्या है 31 जुलाई 2024, तो जब आप उसकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर फाइल करोगे तो वहां पे आपको सेक्शन 234C का इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आपको क्या है, गवर्नमेंट आपसे 1% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो जिसकी वजह से आपका जो टैक्स बन रहा था ना उस पर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है 10,000 या उससे ज्यादा की तो आप अभी उसको कंप्यूट करके सरकार को टाइमली पेमेंट कर दो और अपने इंटरेस्ट पेनल्टी से बच जाओ। और गाइस इसके रिगार्डिंग अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लेटेस्ट ट्वीट भी करा है, प्रेस रिलीज निकाली है। अभी जो ई कैंपेन स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने एडवांस टैक्स का, तो आइए स्क्रीन पे चलते आपको समझाता हूं। सो गाइस ये मैं आ चुका हूं इनकम टैक्स के ऑफिशियल जो हमारा ट्विटर अकाउंट है, ITD टू लॉन्च ई कैंपेन फॉर एडवांस टैक्स पेमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई कैंपेन चालू कर दिया है एडवांस टैक्स पेमेंट के लिए। फॉर सिंप्लीफाइंग कंप्लायंस एंड स्ट्रेंथनिंग टैक्स पेयर सर्विसेज, ITD थ्रू ईमेल और SMS इज अंडरटेकिंग an e-campaign to reach out to persons, entities whose tax payments may not be commensurate with their financial transactions during financial year 23-24, assessment year 24-25। इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ईमेल या SMS के थ्रू ई कैंपेन यानी कि आपको मैसेज भेज रहा है, आपको ईमेल भेज रहा है कि भैया अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब गवर्नमेंट को कैसे पता है दोस्तों, आज के टाइम में जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी सारी जानकारी है कि आपके पैन पे कितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो उसी चीज को गवर्नमेंट ने बताया कि आप अपने AIS में जाके लॉग इन करके कंप्लायंस पोर्टल पे वहां पे चेक कर लें ई कैंपेन्स पोर्टल पे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आपने जो भी ट्रांजैक्शन करी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे बैंक इंफॉर्मेशन देता है, म्यूचुअल फंड जो कंपनीज है वो दे देती है, NBFC दे देती है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज दे देती हैं कि अगर आप 10 लाख से ज्यादा का आपने कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी है। तो इस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो भैया आप जो है एडवांस टैक्स अपना कंप्यूट करके अकॉर्डिंगली 15 मार्च से पहले पहले जमा करा दो। इसी के रिगार्डिंग लोगों को ई कैंपेन के जो है एडवांस टैक्स के ईमेल और SMS सभी के पास जा रहे हैं। और गाइस इसी के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ने ये प्रेस रिलीज निकाली है, ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। तो ये प्रेस रिलीज है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू माउंट ई कैंपेन फॉर एडवांस टैक्स ई कैंपेन फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 थ्रू ई कैंपेन पर्सन एंटिटीज कैरिंग आउट सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल चुका है भाई ये एंटिटी या ये पर्सन ने बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर ली है, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रखी है, तो उनको वो ईमेल SMS के थ्रू लोगों को आपके पास पहुंचा रहे हैं, यानी कि आपके पास ईमेल SMS भेज रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है अगर आपने ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, आपने कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रखी है और
आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया अगर आपका कोई भी टैक्स निकलता है तो आप उसको टैक्स को कंप्यूट करके अकॉर्डिंगली एडवांस टैक्स जमा करा दो ऑन और बिफोर 15 मार्च 2024 से पहले। लास्ट डेट है 15 मार्च आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करने की। मैंने बता दिया 10,000 से ऊपर की टैक्स लायबिलिटी आती है तो आपको उस केस में एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा, और आप पहले पे कर दोगे तो आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है जब आईटीआर फाइल करोगे। तो बस बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। यहां पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ओल्ड रिजिम में आपको डिडक्शन एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल सकता है, ये सबको पता है। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, कोई भी टैक्स सेविंग प्लान कर रहे हैं, तो दोस्तों 31 मार्च 24 से पहले कर लो। आपने कोई इंश्योरेंस लेना है, आपने कोई टर्म इंश्योरेंस करवाना है, आपने कोई म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग के अंदर पैसा लगाना है, टैक्स सेविंग एफडी करनी है, या आपने सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाना है, दोस्तों मल्टीपल ऑप्शंस है। मेडिक्लेम आपने करवाना है, या आपने जो है लोन वगैरह अपना होम लोन वगैरह लेना है, दोस्तों ये मल्टीपल ऑप्शंस है। और इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पे आपको टैक्स सेविंग सीरीज भी दोस्तों वीडियो दिख जाएंगी, मल्टीपल वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं कि आप किस किस तरीके से किन किन सेक्शंस में इनकम टैक्स के हिसाब से अपना जो है टैक्स बचा सकते हैं, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट आप जो है कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली अपने इंप्लॉयर को आप इन्वेस्टमेंट प्रूफ दे दें 31 मार्च 24 से पहले। आप एक सैलरीड पर्सन है और आप ओल्ड रिजिम के अंदर इन सब का बेनिफिट देना चाहते हैं दोस्तों। जो जैसे आपको पता है कि देखो न्यू रिजिम में जो डिडक्शन एग्जम्पशन है, जैसे आप LIC है, ATC की जो डिडक्शन है, अदर डिडक्शन है, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट आपको सिर्फ 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजिम में मिल जाएगा। और न्यू रिजिम दोस्तों जो है वो एक बाय डिफॉल्ट, अभी नए अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर से, तो जो न्यू रिजिम है उसको बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट रिजिम बना दिया सरकार ने। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो दोस्तों लेके आने वाला हूं, क्योंकि अभी ड्यू डेट में थोड़े से बदलाव हुए हैं, उसके बारे में डिटेल वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अभी अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ देना चाहते हो तो 31 मार्च 24 से पहले दे दो, और फेक रिफंड बिल्कुल दोस्तों क्लेम करने की कोशिश नहीं करना है अपनी ITR के अंदर। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रूफ आपके पास था, मतलब आपके पास जेन्युइन रिसिप्ट है, और आप वो मिस कर देते हो, अपने एम्प्लॉयर को नहीं दे पाते हो, तो अकॉर्डिंगली आप उसको 31 जुलाई में अपनी ITR फाइल करोगे तब भी आप उसको क्लेम कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो आप सारी इन्वेस्टमेंट करके जिसमें भी आपको टैक्स सेविंग करनी है उसके डॉक्यूमेंट्स आप हैंडी रखो और अकॉर्डिंगली अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर दो। और थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ITR-U यानी कि अपडेटेड ITR फाइल करने की। आपको फाइनेंशियल ईयर 20-21 असेसमेंट ईयर 21-22 की ITR फाइल करनी है, तो उसके लिए 31 मार्च 24 तक का लास्ट टाइम है। गवर्नमेंट ने दोस्तों ITR-U का कॉन्सेप्ट था अपडेटेड रिटर्न आपको फाइल करने का, पिछले 2 सालों से निकाला हुआ है, यानी कि आप पिछले 2 से 3 सालों की ITR अभी भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है, 1,000 और 5,000 रुपए की आपको इसके ऊपर लेट फीस लग सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लीजिए। और गाइस इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज अभी लेटेस्ट निकाली थी। और गाइस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनजीओस के लिए। कोई भी ट्रस्ट है, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, जो लोग एनजीओ के रूप में कोई भी काम कर रहा है, सोसाइटी के रूप में, ट्रस्ट के रूप में, या सेक्शन 8 कंपनी के रूप में, तो गवर्नमेंट ने अभी एक इतना अच्छा बेनिफिट दिया है, एक अच्छा बेनिफिट रिलैक्सेशन दिया है उन सारी दोस्तों एनजीओस के लिए जिन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो थी फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 की गलत फाइल कर दी थी। यानी कि उनको फॉर्म 10B फाइल करना था, उसके रिगार्डिंग आपने फॉर्म 10B भी कर दिया, या आपको 10B भी करना था, उसमें आपने 10B फाइल कर दिया। तो यानी कि वाइस वर्सा आपने फॉर्म जो था गलत सेलेक्ट कर लिया था ऑडिट रिपोर्ट के लिए, 10B या फिर 10BB। तो गाइस गवर्नमेंट ने भी आपको मौका दिया है कि आप उसको चेंज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक कर सकते हो 31 मार्च 24 से पहले। इसके लिए दोस्तों लेटेस्ट सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 2/2024। तो आइए आपको डिटेल में समझाता हूं कि सर्कुलर कहता क्या है। सो गाइस ये मैंने सर्कुलर ओपन कर लिया, सर्कुलर नंबर 2/2024 5 मार्च का दोस्तों ये सर्कुलर है जो कि CBDT ने इशू कर रहा है। दोस्तों ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो हमारी एनजीओ है जिनके पास सेक्शन 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन है। देखिए 12A और 12A भी है जिनमें रजिस्ट्रेशन कर रखा है आपने इनकम टैक्स के अंदर। और गाइस अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि अगर आपको सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन करना है, 80G का रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। या आपको कंप्लायंसेस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो भी हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं हर चीज के अंदर। तो दोस्तों पहले बात करते हैं चलो मुद्दे की यहाँ पे हम कि गवर्नमेंट ने क्या बोला। देखिए अगर आपने 10B, अच्छा आपके मन में क्वेश्चन होगा सर 10B किस में एप्लीकेबल होता है? अगर आपकी टोटल इनकम ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन की 5 करोड़ से ज्यादा है प्रीवियस ईयर, तो उस केस में आपके ऊपर 10B एप्लीकेबल होता है। या आपकी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ने कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया है पिछले साल में, तो आपके ऊपर 10B एप्लीकेबल होता है। या आपकी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ने अपना पैसा जो है इनकम का इंडिया के बाहर कहीं पे यूज करा है, तो उस केस में आपका 10B एप्लीकेबल होता है। और 10B भी आपका एप्लीकेबल होता है अदर केसेस के अंदर। सो गाइस मैं आपको सर्कुलर का क्रक्स समझा देता हूं। देखिए ये है क्रक्स, जो यहाँ पे ये हाईलाइट किया है मैंने पॉइंट, ये क्रक्स है।
सर्कुलर का कि इन ऑफ द अबव सीबीडीटी एक्सरसाइज ऑफ पावर सेक्शन 119 ऑफ एक्ट हियरबाय अलाउड ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन व्हिच हैव फर्निश्ड ऑडिट रिपोर्ट। जो 10B और 10BB है ना, उसको ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। अगर आप कोई भी ट्रस्ट है, आपकी कोई सेक्शन कंपनी है, सोसाइटी है, या आपकी कोई भी एनजीओ है, तो उस केस में आपको जो है ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होती है 31 अक्टूबर 2023 तक। ये कौन से फाइनेंशियल ईयर की थी? फाइनेंशियल ईयर 22-23 की। तो जिन लोगों ने भी फाइल कर दी थी 10B के अंदर, लेकिन करनी थी उनको 10BB में, या जिन लोगों को 10BB में करनी थी उन्होंने 10B में कर दी। तो इस तरह से अगर आपको कोई गलती हुई है तो उस केस में आप अपने फॉर्म को दोबारा से सेलेक्ट करके 10B और 10BB असेसमेंट ईयर 23-24 से ठीक कर सकते हो। 31 मार्च 24 दोस्तों लास्ट डेट दिया गवर्नमेंट ने। सर्कुलर बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों। ऐसा हुआ क्यों था? सो गाइस, लोगों को एनजीओ की कंप्लायंसेस को लेकर इनकम टैक्स में थोड़ी बहुत जानकारी कम है, या मैं कहूंगा ना के बराबर है। तो इसलिए लोगों ने काफी गलती कर दी थी कि उनको 10B फाइल करना है या 10BB फाइल करना है, तो ऑडिट रिपोर्ट गलत फाइल होगी। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, जिसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2023 थी। अब इसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला 2/24, और उसके अंदर ये जो है बेनिफिट दे दिया कि आप अपनी गलती सुधार लो। अब आपको दोबारा से मौका दे रहे हैं, आप दोबारा से अपना ठीक फॉर्म फाइल कर दो। लोगों को जानकारी ना होने की वजह से दोस्तों ये प्रॉब्लम हुई थी। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आते कंप्लायंसेस को लेकर आपकी एनजीओ के अंदर, तो आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं, नीचे के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो इस केस में आप 31 मार्च 24 तक इसका बेनिफिट ले सकते हैं और अपना फॉर्म ठीक कर सकते हैं। और गाइस, अब बात करता हूं ऐसे पॉइंट के बारे में, चाहे आप छोटे व्यापारी हो चाहे बड़े व्यापारी हो, आप एक माइक्रो हो, आप स्मॉल हो, आप लार्ज एंटरप्राइज हो, आप मीडियम एंटरप्राइज हो, ये काम आपको जरूर कर लेना है दोस्तों। ये काम है जीएसटी की रिकंसिलिएशन करना। देखिए, आपकी बुक्स में आपने सेल्स क्या दिखा रखी है, आपकी जो सेल्स है वो जीएसटीआर 1 में क्या गई है, आपकी जो टर्नओवर जो आपकी सेल्स है वो 3B में क्या गई है। तो आप इसका एक रिकंसिलिएशन जरूर बना लो। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब हम ऑडिट करने बैठते हैं, ऑडिट के केस में काफी प्रॉब्लम होता है। जब हम ऑडिट करने बैठते हैं अगस्त या फिर जुलाई के अंदर, अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, तब आप उस टाइम पे सब चीजें निकालते हैं, और उस केस में अगर आपको कुछ भी पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी निकलती है, यानी कि आपने जीएसटीआर 1 में सेल गलत दिखा दी, आपकी 3B में गलत चली गई, आपके बुक्स में कुछ और है, तो वो डिस्क्रिपेंसीज ठीक करना ऑडिट के टाइम पे एकदम से मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको आज के टाइम पे प्रोएक्टिव एक्शन जरूर लेना है। प्रोएक्टिव एक्शन कैसे लेना है? अभी मार्च चल रहा है, तो आप उसको पहले से ही यानी कि फरवरी तक की अपनी बुक्स फाइनल कर लो। उसमें क्या सेल आपने दिखाई है, आपकी बुक्स में क्या सेल है जीएसटीआर 1 में और 3B में, रिकंसाइल करके आपको पता लग जाएगा कि अगर आपको कुछ चेंजेस भी करने हैं तो आप मार्च की रिटर्न में उसको आराम से कर सकते हो। और इसके अंदर एक एडिशनल पॉइंट ऐड करूंगा, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिकंसिलिएशन, यानी कि इसको भी हम जीएसटी रिकंसिलिएशन नाम दे देंगे। अगर आपने क्या कर रखा है, आपने कोई भी परचेज कर रखी है, तो उसके रिगार्डिंग आपने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में टैली है, जोहो है, मार्केट, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, और उसके अंदर आपने जो आईटीसी बुक करा है अपनी बुक्स के हिसाब से, आपने 2A में क्या दिखाया, 2B में आपका क्या रखा, और आपकी 3B में आपने आईटीसी कितना क्लेम करा है। तो गाइस, इसके लिए एक रिकंसिलिएशन बना लो प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो। जब आप जीएसटीआर 9 भी फाइल करोगे तो आपको रिवर्सल ना करना पड़े, लेकिन जो आपको एक्शन लेना है ना, वो अभी ले सकते हो। ऑडिट के टाइम पे वो चीजें ना करके। सो ये सारे प्रोफेशनल्स, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, सीएज हैं, या फिर आपके आर्टिकल्स अकाउंटेंट्स हैं, तो भैया प्लीज आप जो है ना फरवरी तक की रिकंसिलिएशन सारी कर ले। सेल्स की भी रिकंसिलिएशन कर लें और अपनी परचेज की इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिकंसिलिएशन कर ले, और अकॉर्डिंगली कुछ एक्शन लेना है तो मार्च की जीएसटी रिटर्न में आप उसको रिवर्सल करना है, रिवर्सल कर सकते हैं। सेल बढ़ानी है घटानी है तो अकॉर्डिंगली आप उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टीडीएस को लेकर है। अगर आपने अपने असेसिंग ऑफिसर से लोअर टैक्स डिडक्शन का सर्टिफिकेट इशू करवाना है, तो उसके लिए फॉर्म 15E और फॉर्म 13 ट्रेसिस की वेबसाइट पे अवेलेबल हो गए, जिसकी लास्ट डेट 15 मार्च है। यानी कि आपको लगता है कि मेरी इनकम के ऊपर जो टैक्स है, जो टीडीएस कट रहा है, कोई पर्सन आपको कोई पेमेंट कर रहा है, आपकी इनकम के ऊपर वो टैक्स काट रहा है, टीडीएस काट रहा है, नहीं आपको लगता है यार 10% नहीं कटना चाहिए, कम कटना चाहिए, या आपका ज्यादा टैक्स कट रहा है, 20% कट रहा है, जैसे एनआरआई के केस में 20% टीडीएस कटता है, राइट। रिसेंटली जैसे अभी रियाना ने परफॉर्म करा था अनंत अंबानी की शादी में, तो जो उनको पैसा मिला, जो उन्होंने वो जो अमाउंट जो चार्ज करा अपना वो इवेंट अटेंड करने के लिए दोस्तों, उसमें रियाना ने 20% गवर्नमेंट को टीडीएस पे करा। सो इस केस में अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा जो टैक्स है वो कम कटना चाहिए, तो उसके लिए आपको लोअर टैक्स डिडक्शन का सर्टिफिकेट जो है अपने असेसिंग ऑफिसर से इशू करवाना होता है, फॉर्म 15E या फॉर्म 13 के अंदर, जिसकी लास्ट डेट 15 मार्च 2024 है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। तो जल्दी से वेट मत करो, इसके ऊपर फटाफट अप्लाई कर दो। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास है जीएसटी में। अगर आपको एलयूटी फाइल करना है, आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का काम करते हैं, सर्विसेज का काम करते हैं और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 अगले साल के लिए, तो दोस्तों उसके लिए आपको 31 मार्च 24 से एलयूटी जो फॉर्म होता है जीएसटी पोर्टल पे जाके अपलोड कर देना है, फाइल कर देना है, ताकि आपको जो है एलयूटी मिल जाए।
अगले साल के लिए 24-25 के लिए, तो उसकी लास्ट डेट 31 मार्च 24 है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन हमारे पास एक सर्कुलर इशू है गवर्नमेंट की तरफ से, लेटेस्ट सर्कुलर है दोस्तों, अभी 6 मार्च का, सर्कुलर नंबर 3/2024 एनजीओ के लिए आया। अगेन ट्रस्ट फॉर इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने बेनिफिट लिया है सेक्शन 11 के अंदर, यानी कि जिनके पास 80J का रजिस्ट्रेशन है, जिनके पास 12 का रजिस्ट्रेशन है, जो एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं गाइस, उनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इशू करा है कि बस दोस्तों, अगर आप कोई भी आपके पास डोनेशन आती है और उस डोनेशन को आप किसी और अदर ट्रस्ट के अंदर, किसी अदर इंस्टीट्यूशन में किसी और को वो पैसा अगर आप ट्रांसफर करते हो तो आपका वो 85% की कैटेगरी में माना जाएगा। तो गाइस मैं पर आपको डिटेल में समझा देता हूं सर्कुलर नंबर 3/2024। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो गाइस ये हमारे पास सर्कुलर है 3/2024, 6 मार्च को ये आया है एनजीओ के रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्रक्स बता देता हूं, जो इसके अंदर पॉइंट है बेसिकली पढ़ने वाला। द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड विद द रेफरेंस टू इशू रेज इन पैराग्राफ 3 एंड हैज बीन reiterated that the eligible donation made by trust or institution to another trust or institution under any of the two regime referred in para 2 shall be treated as an application for charitable or religious purpose only to the extent of 85% of such donation। इसका मतलब अगर आपकी कोई भी एनजीओ, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी इंस्टीट्यूशन है और वो अपनी डोनेशन किसी और ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर कर देती है, यानी कि उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में आपको जो है 85% तक उस डोनेशन का आपका जो है माना जाएगा कि आपने उसको यूज करा है चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए, राइट। तो उस केस में आप अपना सेक्शन 11 का बेनिफिट ले सकते हो और अकॉर्डिंगली आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। इट मींस दैट व्हेन अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इन ईदर रेजिम डोनेट 100 रुपीज टू अनदर टैक्स इंस्टीट्यूशन, लेट्स सपोज अगर आपकी किसी ट्रस्ट ने किसी दूसरी ट्रस्ट को 100 रुपए डोनेट कर दिए, so it will be considered to have applied 85%, that is 85 rupees for the purpose of charitable or religious activities। का मतलब ये माना जाएगा कि उस 100 रुपए में से 85% यानी कि 85 रुपए आपने चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए अप्लाई कर दिए, ये मान लिया जाएगा, जिसके बारे में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन जो दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट है इंपोर्टेंट वो क्या है, इट इज क्लैरिफाइड दैट 15%, दैट इज 15 रुपए for such donation by donor trust institution shall be not be required to be invested in specified mode under section 11(5) of the act, as the entire amount of 100 rupees has been donated to the other institution and is accordingly eligible for exemption under the first or second regime। इसका मतलब जो आपने 15 रुपए यानी जो आपके 15% अमाउंट जो बचा of such donation by donor institution shall not be, उसको आपको दोबारा से कहीं पे भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 11(5) के हिसाब से जो भी टर्म्स दे रखे हैं, जो मोड्स दे रखे हैं आपका, क्योंकि आपने 100 रुपए के 100 रुपए डोनेट कर दिए, तो इस केस में आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो फर्स्ट या सेकंड रिजीम के अंदर भी। तो गाइस ये एक इंपॉर्टेंट चेंज था जो मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर, सर्कुलर नंबर 3/2024। सो गाइस वीडियो में मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए जो आपको कर देने हैं कंप्लीट 15 मार्च से पहले या फिर 31 मार्च से पहले। भैया अगर आपको किसी भी तरह के नुकसान से बचना है, इंटरेस्ट से बचना है, पेनल्टी से बचना है या नॉन कंप्लायंस से बचना है, तो फटाफट कर लो। और अगर आपको किसी भी पॉइंट से कुछ भी क्वेरी, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर उसका रिप्लाई जरूर करेगी। और दोस्तों ऐसे ही चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मुझे मोटिवेट करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।